हेलो फ्रेंड, टेक 4 में आप लोगों का स्वागत है। तो यूपी आर्मिनल और एनसीएल के आने वाले एग्ज़ामों को टारगेट में रखते हुए हम लोग आज डीआरडीओ का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, तो उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो डीआरडीओ का पेपर हुआ था 15/2/2017 को हुआ था। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड। इसमें एक बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें आंसर आप लोगों का पहले ही दिया हुआ है, लेकिन क्या करें, हम लोग पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे ताकि हम इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आने वाले एग्जामों में हो उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ हम लोग। तो सबसे पहली पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो है उसमें पूछा जा रहा है आप लोगों का, द लेथ कटिंग टूल इज मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द बिलो। तो इसमें जो आप लोगों का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो आपका लेथ कटिंग टूल होता है वो किससे बना हुआ होता है। तो माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील। स्वाभाविक सी बात है, आप लोग जानते हैं कि जो स्पीड बहुत ज़्यादा वो टर्निंग ऑपरेशन होता है मैक्सिमम करके लेथ पर, तो वहाँ पर हम लोग हाई स्पीड स्टील का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आप लोगों से विच वन ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग्स कैरिंग वर्टिकल थ्रस्ट। तो देखिए आप लोगों के जो बियरिंग पर लोड होता है वो दो टाइप के लोड होते हैं। एक आप लोगों का वहाँ पर रेडियल लोड होता है जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर वर्क करता है, और दूसरा आप लोगों का वर्टिकल लोड होता है। तो वर्टिकल लोड जो होता है वो जो आप लोगों के शाफ्ट होता है, शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल वर्क करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर पूछा है वर्टिकल थ्रस्ट पूछा है, तो आप लोगों की एक रेडियल थ्रस्ट होता है, दूसरा वर्टिकल थ्रस्ट होता है। तो यहाँ पर हम जो हमारा ऑप्शन है थ्रस्ट बॉल बियरिंग, तो वर्टिकल थ्रस्ट लगता है थ्रस्ट बॉल बियरिंग पर। मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर समझाना चाहूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर ये कोई शाफ्ट है, यहाँ पर आपकी कोई ये बियरिंग है, तो यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसे हम लोग रेडियल थ्रस्ट बोलेंगे। इस टाइप के थ्रस्ट को हम लोग बोलेंगे रेडियल थ्रस्ट। और अगर आपकी ये शाफ्ट है, यहाँ पर ये शाफ्ट है, तो ये आपका शाफ्ट होगा, और यहाँ पर कोई ऐसी बियरिंग है जो शाफ्ट के पैरेलल जिस पर लोड लग रहा है, तो इस प्रकार के हम लोग बियरिंग को बोलेंगे थ्रस्ट बॉल बियरिंग या थ्रस्ट लोड बियरिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। द रिंग ऑयलिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों को मालूम है हमारा जो लुब्रिकेटिंग की सिस्टम होती है एक फोर्स फीड सिस्टम होती है, एक दूसरा जो आप लोगों का होता है वो फ्लैश फीड सिस्टम होती है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से शाफ्ट है और इस शाफ्ट में यहाँ पर रिंग लगी हुई है और इससे लुब्रिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पर हम उसे कहेंगे फ्लैट फीड सिस्टम। आप लोगों का एक फोर्स फीड सिस्टम होता है और दूसरा रिंग फीड में जो इसे रिंग से जो या फिर चैन से अगर हम लोग वहाँ पर लुब्रिकेटिंग करते हैं तो उसे फ्लैट फीड सिस्टम बोलते हैं। और एक होता है आप लोगों का ग्रेविटी फीड सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है साइज ऑफ द लेथ इज स्पेसिफाइड बाय विच वन ऑफ द बिलो। तो नीचे जो कुछ भी आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है इसके आधार पर जो आप लोगों को कोई लेथ होती है, ये आप लोगों की लेथ की सेंटर हो गई अगर दोनों, तो किस बेस पर आप लोग लेथ को स्पेसिफाई करेंगे। तो उसमें आप लोगों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेंटर हाइट दिया हुआ है, तो जो सेंटर हाइट लिया जाता है अगर लेथ के बेड से सेंटर की इस पॉइंट की हाइट को हम लोग जो है कि सेंटर हाइट मानते हैं। ठीक है, तो पहला ये ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं सेंटर हाइट। स्पीड दिया हुआ तो किस चीज़ की स्पीड दिया है ये क्लियरिफाई नहीं किया हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर दिया है टेपर कटिंग से कोई रिलेशन नहीं, डेप्थ कट से भी कोई रिलेशन नहीं, तो आप लोगों की एक ही ऑप्शन मिलता है सेंटर हाइट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड। जो पाइप थ्रेड होती है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पाइप थ्रेड को आप लोग बोलते हैं BSP, और BSP हो या BSF हो या BSW हो, BSW, ये तीनों टाइप की जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड हो गए या ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप या ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन,
ये 3 टाइप के थ्रेड होते हैं। तीनों टाइप के थ्रेड में आपका जो एंगल होता है वो कितनी डिग्री का होता है फ्रेंड? 55 डिग्री का होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चले, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ हीट ट्रीटमेंट? हीट ट्रीटमेंट की क्या मेन पर्पज़ है? तो स्वाभाविक सी बात है, जब कभी भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो मशीनिंग प्रॉपर्टी को जो है कि इंक्रीज करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है टू इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हार्डनिंग? हार्डनिंग का पर्पज़ क्या होता है? देखिए फ्रेंड, हार्डनिंग आप लोगों की जो होती है तो वो कार्बोराइजिंग मेथड से आप लोग सरफेस हार्डनिंग करते हैं। दूसरा होता है आप लोग जो है कि अगर उसमें कार्बन की मात्रा देख लीजिए, अगर आप लोगों की किसी भी स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15% से कम है तो आप लोग उसे हार्डनिंग उसका नहीं किया जा सकता है, बस उसकी सरफेस हार्डनिंग की जा सकती है। अगर आप सोचें कि उसे क्विंचिंग करके बहुत तेज़ी से ठंडा करके उसे हार्ड कर दें तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया हार्डनिंग का पर्पज़ क्या है? तो कभी भी हार्डनिंग करने से आपकी जो सरफेस होती है या आपका जो टूल होता है वो हार्ड हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है। तो उसमें जो घर्षण, अगर उसे वियर मतलब घिस जाना होता है तो वियर रेसिस्टेंट उसमें आ जाता है, वो घिसता नहीं है, बहुत ही मजबूत हो जाता है और टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सॉरी। तो यहाँ पर पहला ये ऑप्शन आप लोगों को मिलता है, टू डेवलप हाई हार्डनेस टू रेसिस्ट वियर। नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोगों के ऑप्शन नंबर 8 में पूछा गया, इन विच टाइप ऑफ लॉकिंग अ स्लॉट इज कट हाफ वे अक्रॉस द नट? अगर आप लोगों को ये मान लीजिए हेक्सागोनल नट है, मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझा दूं तो यहाँ पर ये आपका हेक्सागोनल नट हो गया, ये फ्रेंड आपका हेक्सागोनल नट हो गया। ठीक है फ्रेंड, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे इस फिगर को तो ये आपका हेक्सागोनल नट है। ठीक है, तो अगर ये हेक्सागोनल नट आप लोग देख पा रहे हैं जो फिगर में, इसमें एक ग्रूव कटा हुआ आधे तक, यहाँ पर जो ग्रूव कटा हुआ है उसके आधे में अंदर तक, यहाँ तक पूरा है ये ग्रूव, जो एक ग्रूव कटा हुआ है यहाँ पर अंदर आधा कट गया और यहाँ पर एक हल्का सा होल दे दिया जाता है छोटा सा, इसमें ग्रब पिन या हम लोग जो है कि सेट स्क्रू को जो है कि डाल करके इसे कस दिया जाता है। तो इस प्रकार के नट को हम लोग बोलते हैं विल्स नट या स्वान नट। तो आप लोग ऑप्शन में देख पा रहे हैं, पहला ये ऑप्शन जो आप लोगों का उसमें दिया गया है कि ऑप्शन नंबर 1 पहला क्या है? स्वान नट है। लाक नट क्या होता है फ्रेंड? तो लाक नट आपका जो होता है इस टाइप का, अगर मैं फिगर में आप लोगों को समझा दूं, हेक्सागोनल नट ही होता है लेकिन वो जो है कि उसकी जो मोटाई ऊंचाई कह लीजिए आप लोग, तो जो ऊंचाई होती है वो सामान्य नट से आधा या 1/3 होती है, तो वहाँ पर हम उसे लाक नट बोलते हैं। सामान्य हेक्सागोनल नट और लाक नट को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कस करके हम लोग जो है कि टाइट करके उस वहाँ पर हम लोग लॉक करते हैं नट को। जो ग्रूव नट है तो ग्रूव नट हेक्सागोनल नट मान लीजिए आपका हो गया, मैं यहाँ पर अगर समझा दूँ तो ये आपका हेक्सागोनल नट हो गया फ्रेंड, ये आपका हेक्सागोनल नट हो गया। तो अगर आपका हेक्सागोनल नट ये है, आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, और नीचे एक फ्लेंज लगा करके इस तरीके से फ्लेंज ये हो गया और इसमें हम लोग कुछ ग्रू टाइप का इस तरीके से बना देते हैं, नीचे कॉलर लगा करके इसमें ग्रू बना देते हैं हम लोग। तो इस प्रकार के हेक्सागोनल नट को हम लोग बोलते हैं ग्रूव नट। और जो आप लोगों का कैस्टल नट होता है फ्रेंड, वो भी हेक्सागोनल टाइप का ही होता है, इसी टाइप का होता है, बट उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आपका नट हो गया हेक्सागोनल टाइप का। तो ऑलरेडी आपका नट यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ये आपका हेक्सागोनल नट हो गया, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर और इस तरीके से बना करके इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं। मैं फिगर यहाँ पर अच्छे से ड्रा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 3D इमेज चाहिए उसके लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैस्टल नट। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, द थिकनेस ऑफ सीट मेटल इज मेजर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो कोई भी अगर सीट मेटल की थिकनेस मेजर करनी हो या वायर की रेडियस हमें मेजर करनी हो तो वहाँ पर स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, आप लोग उसका यूज करते हैं। तो आप लोग ऑप्शन में अपने देख पा रहे होंगे, सॉरी फ्रेंड, तो यहाँ पर आप लोग जो देख पा रहे हैं ये हो गया आप लोगों का स्टैंडर्ड वायर गेज। रेडियस गेज क्या होता है फ्रेंड? रेडियस गेज और फिलेट गेज ये दो एक जैसे आप लोगों को कभी कभी मिलेगा, बुक में पढ़ते होंगे या कोई भी आप लोग अगर यूट्यूब चैनल पर कहीं भी देखते हो, तो जो रेडियस गेज है उसे फिलेट गेज भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि रेडियस गेज जो होता है उसका हम लोग
आउटर रेडियस को मेजर करने के लिए करते हैं, जबकि फिलेट गेज जो होता है उसको इनर रेडियस को मेजर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन के आते हैं। वायर गेज आप लोग जान ही गए क्या होता है। फिलर गेज क्या होता है, दो मैटिंग पार्ट हैं अगर यहाँ पर, तो उनके बीच की क्लियरेंस को चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज का यूज करते हैं। स्क्रू पेच गेज का दोस्तों यूज होता है किसी भी थ्रेड की पिच को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है, राट आयरन इज द प्रोडक्ट, पूछा गया आप लोगों से, राट आयरन इज द प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द बिलो। इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि जो राट आयरन होता है किस मेथड से उसे, किस फर्नेस में हम लोग, तो देखिए यहाँ पर वैसे बोला जाए तो एलडी प्रोसेस से भी हम लोग राट आयरन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बेसमेंट मेथड से भी, लेकिन ये राट आयरन को बनाने की विधि पूछा गया है तो यहाँ पर हम लोग पुडलिंग फर्नेस लेंगे। जबकि कास्ट आयरन का आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्यूपोला फर्नेस बोलेंगे। और वहीं पर अगर आप लोगों से पूछा जाए पिग आयरन का तो आप लोग ब्लास्ट फर्नेस आंसर करेंगे। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट मटेरियल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर। तो गियर देखिए कभी भी फ्रेंड जो गियर होता है वहाँ पर हमें कंप्रेसिंग फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब उसके ऊपर दबाव पड़ता है। तो कोई भी ऐसा हमें मटेरियल यूज करना चाहिए जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। तो आप लोगों को मालूम है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कास्ट आयरन को छोड़ करके और दूसरे मटेरियल में उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए कभी भी हम लोग जो गियर बनाते हैं तो गियर कास्ट आयरन का ही बनाया जाए। जैसे आप लोग लेथ, ये लेथ की बेड हो गई, तो लेथ बेड हम लोग कास्ट आयरन का क्यों बनाते हैं, इसका एकमात्र रीज़न होता है कि यहाँ पर लोड पड़ता है ऊपर से। हाँ, तो लोड को रेसिस्ट करने के लिए, इसे सहन करने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए मटेरियल के पास। तो इसलिए जो भी जहाँ पर कंप्रेसिव दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर हम लोग कास्ट आयरन का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, विच फिटिंग इज यूज फॉर ब्लॉकिंग अप द पाइप ऑन वन एंड। कोई भी अगर आपकी मान लीजिए कि ये पाइप हो गई, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैं अगर ये आप लोगों की पाइप हो गई, ये मान लीजिए उस पर थ्रेड कटे हुए हैं, हाँ ये पाइप पर आपके थ्रेड कटे हुए हैं, ये आपकी पाइप हो गई। तो पाइप को एक एंड से ब्लॉक करने के लिए आप लोग किसका यूज करेंगे, प्लग का यूज करेंगे। यहाँ पर प्लग लगा देंगे, इसमें थ्रेड कटी होती है, मान लीजिए आपकी पाइप में इंटरनल थ्रेड कटी हुई, प्लग के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड होती है, तो यहाँ से इसको कस देंगे तो पूरा वन एंड से क्या हो गया, आप लोगों की पाइप ब्लॉक हो गई। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में आपसे दिया गया है पहला ऑप्शन ही प्लग है। कपलिंग क्या होता है फ्रेंड, जब कभी भी दो पाइप बहुत ही लंबे बड़ी रेडियस की पाइप होती हैं या अधिक डायमीटर होता है पाइप का, तो वहाँ पर दोनों पाइप को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग जो है कि कपलिंग का फ्लेंज यूज करते हैं वहाँ पर। कपलिंग फ्रेंड दूसरी चीज़ होती है, सॉरी। और रिड्यूसर की बात करें कि अगर कोई आपकी पाइप है उसकी एक डायमीटर बहुत ज़्यादा और दूसरी उसमें हमें छोटे डायमीटर का पाइप लगाना है तो वहाँ पर हम रिड्यूसर यूज करेंगे। यूनियन क्या होता है, बहुत ही लंबी पाइप आपकी है और मेंटेनेंस के लिए हमें क्या करना होगा कि बीच में एक यूनियन लगा देते हैं। यूनियन का काम क्या होता है फ्रेंड कि वो अगर हम यूनियन वहाँ पर यूज करते हैं तो वहाँ पर हम पाइप को ब्लॉक करके आगे मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर यूनियन का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर आप लोग हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से पूछा गया है, द पर्पज ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व इज टू परमिट वाटर इन विच वन ऑफ द वे। मतलब कि जो आपका नॉन रिटर्न वाल्व होता है नॉन रिटर्न वाल्व का फ्रेंड हम लोग यूज करेंगे केवल सिंगल वे में। कभी भी एक ही डायरेक्शन में अगर आपका पानी फ्लो कर रहा है वहीं पर हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व का यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो ये मान लीजिए आपकी पाइप हो गई, इसमें इस डायरेक्शन में केवल फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व लगा देंगे, तो पानी का फ्लो केवल इसी डायरेक्शन में होगा। अगर इधर से रिटर्न होकर के पानी आना चाहेगा तो नॉन रिटर्न वाल्व वहाँ पर क्या कर लेगा, उसे कंट्रोल कर लेगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 14 में चलें तो पूछा गया है, सेंटर पंच इज यूज फॉर विच वन ऑफ द बिलो। तो कभी भी जो सेंटर पंच होता है दोस्तों, आप लोगों की पंच को अगर हम बताएं तो मेनली आप लोग जो है कि मुख्यतः देखते होंगे प्रिक पंच होता है एक, जो 30 डिग्री एंगल उसके जो आपका उसका सेंटर होता है वहाँ पर बना होता है, जिसे पॉइंट बोलते हैं आप लोग। उसके बाद एक आप लोगों का जानते हैं सेंटर पंच होता है, ठीक है। तो सेंटर पंच पर जो पॉइंट पर एंगल बना होता है वो कितने डिग्री का होता है फ्रेंड, 90 डिग्री का होता है। और इसे सेंटर पंच का यूज क्या करते हैं, जब कभी भी हमें ड्रिलिंग करनी होती है तो ड्रिलिंग के सेंटर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग वहाँ पर सेंटर पंच से
लोकेट कर देते हैं होल को, तो ताकि आसानी से जो ड्रिल का पॉइंट है वहाँ पर आराम से होल कर सके। तो आप लोगों की लोकेटिंग होल, सेंटर पंच का यूज हम लोग करेंगे लोकेटिंग होल के तौर पर। नेक्स्ट अगर आप लोगों से पूछा गया है द कंपाउंड रेस्ट इज फिटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो। तो देखिए आप लोगों के फ्रेंड, कंपाउंड रेस्ट आप लोगों का अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो कैरिज होता है, कैरिज, तो कैरिज में यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से एप्रन ये बना हुआ, मान लीजिए कि आपका एप्रन है, ये लेथ बेड पर इस पर गाइड वे बने होते हैं यहाँ पर नीचे। तो एप्रन क्या करता है, जो लेथ बेड होती है उस पर स्लाइड करता है। और जो ये एप्रन हो गया, एप्रन के ऊपर फ्रेंड हमारा जो होता है इस तरीके से क्रॉस स्लाइड यहाँ पर सेट किया जाता है, और क्रॉस स्लाइड के ऊपर हम लोग सेट करते हैं कंपाउंड रेस्ट, और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टॉप स्लाइड होती है। ठीक है, टॉप स्लाइड के ऊपर हम लोग टूल पोस्ट यूज करते हैं, जहाँ पर टूल को हम लोग क्या करते हैं, बांधते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो आप सैडल हो गई, सैडल, इसे सैडल बोलते हैं फ्रेंड। तो सैडल के ऊपर हमारा कैरिज होता है और कैरिज के ऊपर हमारा होता है कंपाउंड रेस्ट। तो आप लोगों का यहाँ पर सैडल, सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, क्रॉस स्लाइड होगा। चलिए 16 नंबर में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टेम्परिंग। टेम्परिंग का पर्पज़ क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, जब कभी भी आप लोग मान लीजिए कि हार्डनेस प्रोसेस करते हैं तो जो आपका मटेरियल होता है उसे जो है कि हम लोग अपर क्रिटिकल पॉइंट से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जा करके फिर बहुत तेज़ी से क्विंच करते हैं, उसे ठंडा करते हैं। तो वहाँ पर हमारी हार्डनिंग प्रोसेस होती है। हार्डनिंग प्रोसेस में हमारी क्या होती है, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। तो ब्रिटलनेस बढ़ने से इंटरनल स्ट्रेस आ जाते हैं। वैसे तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं, लेकिन उस तरीके का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस द इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाइप थ्रेड। मैंने बताया था पाइप थ्रेड के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है आप लोगों का फ्रेंड, पाइप थ्रेड के लिए BSP होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। यहाँ पर एंगल कितने का होता है फ्रेंड, 55 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पीछे पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पूछा गया लैप आर यूजुअली मेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। लैप देखिए फ्रेंड, लैप्स होते क्या हैं, लैपिंग करने के लिए कंपाउंड, जो लैप कंपाउंड होते हैं वो जिस मटेरियल में उसे डाला जाता है उसे लैप बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये लैप जो आपका मुख्यतः कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। कास्ट आयरन में ही हम लोग जो है कि लैपिंग कंपाउंड को डाल करके प्रिसीजन फिनिशिंग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी पर जब फिनिशिंग करनी होती है तब हम लोग जो है कि लैप का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ अ लिक्विड इज प्रॉपर्टी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेंट्स। कोई भी आप लोगों का जो लिक्विड हो उसकी फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मेजर किया जाता है विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी क्या होता है फ्रेंड, कि जो फ्लूइड होता है आप लोगों का, लिक्विड होता है, लिक्विड के वो फ्लो जब करता है तो उसमें लेयर बन जाती है, उन लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी को हम विस्कोसिटी से मेजर करते हैं। जबकि आयलनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, आयलनेस प्रॉपर्टी में आप लोगों का जो लिक्विड होता है वो उसमें एक मतलब कि फ्रिक्शन, आयलनेस प्रॉपर्टी का मतलब उनके लेयर के बीच में फ्रिक्शन जितना कम होगा उस प्रॉपर्टी को आयलनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। फ्लैश पॉइंट पर आप लोगों का जो लिक्विड होता है वो अपराइजेशन कंडीशन में आ जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस द एबिलिटी टू बी फ्लैटेंड इनटू थीन शीट विदाउट क्रैकिंग बाय हॉट और कोल्ड वर्किंग। तो कभी भी कोई भी मटेरियल हो उसको जो है कि हम उसे थीन शीट में कन्वर्ट करने के लिए जो उस मटेरियल में प्रॉपर्टी होती है उसे हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है फ्रेंड, और डक्टिलिटी क्या होती है, और प्लास्टिसिटी क्या होती है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जब हम उसे जो है कि एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के बाद वो मटेरियल अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, तो उस गुण को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है, किसी भी मटेरियल को जब हम उसे बिना टूटे हुए वायर के रूप में वो जब कन्वर्ट किया जाता है आसानी से, तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी, अगर मटेरियल पर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स हटाने के बाद वह अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो उस क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी।
लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया कि उसे सीट में कन्वर्ट करने से अगर उसमें किसी प्रकार का क्रैक नहीं होता है तो उस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे केवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो जो आप लोगों का वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है फ्रेंड, उसका पर्पज होता है कि आप मेजरिंग एंगल, और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट होती है उसकी लिस्ट काउंट होती है 5 मिनट की। आप लोगों का जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसकी जो लिस्ट काउंट होती है 5 मिनट की। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 1/12 डिग्री, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। आपके ऑप्शन में या तो 1/12 डिग्री दे सकता है या 5 मिनट दे सकता है, दोनों में से कोई भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से 22 में पूछा गया है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ऑड लेग कैलिपर। कैलिपर आप लोगों के ऑड लेग कैलिपर को आप लोग हर्माफ्रोडाइल कैलिपर्स भी बोलते हैं या जर्नी कैलिपर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑड लेग कैलिपर्स में होता क्या है कि उसकी एक लेग थोड़ी सी बेंड होती है। तो इसका यूज हम लोग जो है कि कभी भी अगर मान लीजिए कि आपका ये वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, ये आप लोगों की वर्क पीस हो गई, ठीक है फ्रेंड। तो इसके सेंटर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो है जेनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइल कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर, तीनों एक ही नाम है, इसका यूज करते हैं। तो टू फाइंड द सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया 23 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स टू शाफ्ट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर रोटेटरी मोशन फ्रॉम वन टू अदर। कहने का मतलब है कि जब कभी भी आप लोग दो राड को या दो शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं और एक शाफ्ट में से दूसरे शाफ्ट में रोटेटरी मोशन ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर क्या हम लोग उन दोनों को कनेक्ट कराने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वहाँ पर कनेक्ट कराने के लिए हम लोग कपलिंग का यूज करते हैं। स्पर गियर क्या होता है फ्रेंड, जब कभी भी दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में मोशन को ट्रांसफ़र करना है या पावर ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पर हम लोग जो है कि किसका यूज करते हैं फ्रेंड, स्पर गियर का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है इन द एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जो होती है, द केज इज मेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो केज होती है, केज में आप लोगों के जो बाल होते हैं, बाल एक सर्टेन डिस्टेंस पर फिक्स होते हैं। तो केज आप लोगों की मालूम है कि वो केज या तो आप लोग प्लास्टिक का बना सकते हैं या ब्रास का बना सकते हैं, इस तरीके मटेरियल बनाया जाता है। तो आप लोगों के ऑप्शन 24 में ब्रास दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसमें रेसेस होते हैं। रेसेस फ्रेंड जो होते हैं, रेसेस का मतलब कि आपकी बियरिंग का इनर रेसेस हो गया या आपकी बियरिंग का आउटर रेसेस हो गया, और यहाँ पर बियरिंग के ये बाल हो गए सब, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोगों को बियरिंग का ये फिगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इन बाल को एक सर्टेन डिस्टेंस पर मेंटेन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ये हो गया आप लोगों का क्या बोलते हैं, केज। तो ये हो गया केज। जो केज बना होता है वो ब्रास का बना होता है, जबकि ये आउटर रेसेस और इनर रेसेस जो बने होते हैं ये आप लोगों के क्रोमियम स्टील के बने हुए होते हैं, ताकि आसानी से घिसे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को 25 में पूछा गया व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ एनलिंग। एनलिंग का जो मेन पर्पज होता क्या है फ्रेंड, एनलिंग किसी भी जो आप लोगों का स्टील होता है, स्टील में उसको सॉफ्ट बना देता है, और दूसरा क्या होता है उसकी मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है। चलिए ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो आप लोगों को ऑप्शन में टू इंक्रीज द हार्डनेस कभी नहीं हो सकता। हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए हमें कार्बोराइजिंग करना होगा या फिर हार्डनिंग प्रोसेस करना होगा। टू इम्प्रूव द मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म दिया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है। मैग्नेटिज्म का मतलब कि उसमें चुंबकीय गुण बढ़ाना, तो एनलिंग का ये भी क्वालिटी नहीं। टू सॉफ्टन द स्टील, मैंने बताया ना कि एनलिंग की जो मेन पर्पज होता है वो मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है, स्टील को सॉफ्ट करना। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर है। तो आज के लिए बस फ्रेंड इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए।